हेलो, नमस्ते साथियों। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.2 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपने कक्षा 9 की जो 9वीं प्रश्नावली उसके इंट्रोडक्शन की क्लास तथा 9.1 की क्लास अपने यूट्यूब चैनल में हमने शामिल कर दी थी। उसकी लिंक इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, जैसा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए कि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ये जो दो बिंदु प्रतिच्छेदित बिंदु है, ये देखिए दो वृत्त है। ये बड़ा वृत्त है, इसको हम वृत्त 1 मान सकते हैं, और जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उसको हमने वृत्त 2 मान लिया। और ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। ये दो बिंदु कौन कौन से? एक तो हमने P माना है, एक Q माना है। एक यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं। करते हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्र इसका ये A माना है, इसका ये B माना है, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रश्न की रचना करनी होगी। हल करना है, अगर सॉल्व करना है तो इसकी हम रचना करेंगे। रचना मतलब ये डायग्राम हमने कैसे बनाया था वो देखिए। ये डायग्राम चूंकि आपको अपनी कॉपी में प्रकार के माध्यम से बनाने हैं, ताकि ये एकदम सही और सटीक प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिल जाए और हमें आसानी से इसको हल करने में सुविधा प्राप्त हो जाए और समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं। वो रेखाखंड बाद में हम उन रेखाखंड के सिरों को हम केंद्र के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ देखिए हम ऐसे खींच लेते हैं 0 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक। यहाँ 0 से स्टार्ट किया और यहाँ 4 सेंटीमीटर तक लंबा एक रेखाखंड हमने खींच लिया। इस रेखाखंड को हम ए बी नाम दे सकते हैं। इस रेखाखंड को हम ए तथा बी नाम दे सकते हैं। ये रेखाखंड 4 सेंटीमीटर लंबा है, ध्यान दीजिए। अब ये दोनों केंद्रों का काम करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर तथा एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त खींचने हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर वाला अगर वृत्त खींचते हैं तो 5 सेंटीमीटर में स्केल की सहायता से इस प्रकार को 5 सेंटीमीटर से खोलना होगा। ये 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से ये प्रकार को खोलने के बाद हम इस नोक को रखेंगे ए पर और इसे एक हम वृत्त खींच देंगे। ये वृत्त जो खींच रहे हैं हम, ये वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, क्योंकि हमने जो प्रकार को खोला था वो 5 सेंटीमीटर खोला था और उसका केंद्र जो है वो ए है। इसका केंद्र क्या है? ए केंद्र है। अब हमें क्या करना है, इस केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर जो दूसरा वृत्त था उसका केंद्र लेना था। ये बी उसका केंद्र हो जाएगा। और इस बी केंद्र पर हमें कितने सेंटीमीटर का चाप काटना है, वृत्त खींचना है? 3 सेंटीमीटर का। तो हम स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर मापेंगे और इसको हम बी केंद्र से, यानी इस ये बड़े वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर जो अपना बी बिंदु आया था उसको केंद्र मानते हुए हम इस एक वृत्त खींचेंगे, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो माप आए हैं वो कितना है? इस बी बिंदु से इस वृत्त से छोटे वृत्त की उस त्रिज्या के उस बिंदु को मिला देते हैं जिस बिंदु पे ये वृत्त प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। उस बिंदु को मिला देते हैं जहाँ पे ये वृत्त क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ये वास्तव में क्या है? इस छोटे वाले वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और ये त्रिज्या हमने कितनी लेके वृत्त को खींचा है? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन आई है, यहाँ अगर हम P बिंदु लेते हैं इस प्रतिच्छेदन पर और इस पर Q बिंदु लेते हैं, तो जो BP लाइन है वो 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये B केंद्र वाले वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। उसी प्रकार अगर हम इसी प्रतिच्छेदन बिंदु पर बड़े वाले वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं,
इसी प्रतिच्छेदन बिंदु पर बड़े वाले केंद्र के वृत्त को मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये दूरी आएगी ये वास्तव में बड़े वृत्त की त्रिज्या है। जो ए से पी दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। और जो आकृति बनाने में आपने जो काम किया है वो वहाँ यहाँ रचना में हम लिखेंगे। तो ये हमने जो लिखा है वो रचना में जो यहाँ पे जो काम किया है वो यहाँ पे लिख के बता दिया कि ये चित्र किस प्रकार से हमने बनाया था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था जिसका केंद्र ए था और उसको हमने वृत्त 1 नाम दिया, 1 नंबर वृत्त नाम दे दिया, वृत्त नंबर 1। फिर हमने किया 4 ए से 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच के हमने क्या किया है, बिंदु बी प्राप्त किए हैं। ए से 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचकर, यहां लिखना है लंबा रेखाखंड खींचकर बिंदु बी प्राप्त किया। यहां से 4 सेंटीमीटर खींचा और बिंदु बी प्राप्त किया तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त 2 खींचा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्यों? क्योंकि दूसरा वृत्त कितना नंबर का है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। त्रिज्या का वृत्त 2 बनाया जो वृत्त 1 को P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करता है। ये 1 नंबर वृत्त है ना अपना बड़े वाला, उसको P तथा Q 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। ये बात कर ली, यानी इन दोनों वृत्तों को किस प्रकार से बनाया वो बात हो गई। अब P को A तथा B से मिलाया, इस बिंदु P को इस A से भी मिलाया और बिंदु B से भी मिलाया। ये बात हम जानते हैं कि A से जो दूरी है वो P की इस बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। B से इस P की जो दूरी है वो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। A से B की दूरी हमने 4 सेंटीमीटर माप के ली है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्या? PQ की दूरी बोल दो या PQ की लंबाई बोल दो। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? ABP में, ABP में। ABP त्रिभुज में क्या है कि यहां हम ज्यादा इसमें उतनी थ्योरी नहीं लिखेंगे। यहां देखिए कि इन भुजाओं के वर्गों का योग एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लगती है और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो यहां हम त्रिभुज ABP में ऐसे लिख दिया कि AP का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BP के स्क्वायर के बराबर है। ये वाली भुजा का स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर है, क्योंकि इसका 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 होते हैं। अतः ABP समकोण त्रिभुज है तथा कर्ण AP का सम्मुख कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। अब ये कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वृत्त 1 में अगर हम बात करें, इसका मतलब अगर वृत्त 1 में हम बात करें तो वृत्त 1 में जीवा जो PQ है, जीवा PQ पर केंद्र A से AB एक लंब है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसा है कि ये कोण 90 डिग्री है तो वृत्त 1 में इस बड़े वाले वृत्त में एक जो जीवा आ रही है PQ, उस जीवा पर A केंद्र से AB एक लंब है, AB एक लंब है। और हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। उस इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने 9.3 प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः हम क्या कर देंगे कि BP बराबर क्या हो जाएगा? BQ
क्यू हो जाएगा। पी बी बराबर बी क्यू, या बी पी बोल दो, एक ही बात है। बी पी बराबर बी क्यू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीवा पर केंद्र से ए बी लंब है, अतः जीवा को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करता है। ये हमने 9.3 पर में पढ़ी थी। वहाँ इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने प्रमेयों की सारों की बात की थी। फिर भी आपने अगर उसको क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ हमने एक फॉर्मल बोर्ड पे इस क्लास में आई हुई महत्वपूर्ण प्रमेयों का हमने यहाँ जो रिवाइजन के लिए बोर्ड है नॉर्मल हमने ले लिया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये हमने 9.1 में पढ़ा था। यदि वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये इसका विपरीत हो गया। अब हमने इसमें काम लिया है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ से देखिए, इस जीवा पर इस केंद्र से लंब डाला गया तो ये इस जीवा को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, यानी बी से पी दूरी है वो बी से क्यू के बराबर होगी। फिर हमने आगे पर में पढ़ी थी, इसमें काम आएगी कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये 9.3 की विपरीत है। 9.5 पर में भी काम आएगी हमारे। इसमें है कि एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। यानी कोई भी वृत्त होता है उसमें अगर जीवा बराबर बराबर माप की है, ये जीवा इस दूसरे सर्वांग समवृत्त में समान माप की है तो ये केंद्र से समान दूरी पर होगी, यानी ये केंद्र से जो इनकी दूरी है लंबवत दूरी वो समान होगी। अब देखिए, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में बराबर होती है, ये इसकी विपरीत हो गई। तो इस प्रकार से ये प्रमेय हमने पीछे पढ़ी भी है और हमें याद भी रहनी चाहिए कि बीपी के बराबर बीक्यू है, क्योंकि जीवा केंद्र से जीवा पर जीवा अपनी पी क्यू है उस पर केंद्र ए बी से जीवा पी क्यू पर केंद्र ए बी केंद्र से ए बी लंब है, इस केंद्र से ए बी लंब है, अतः जीवा को समद्विभाजित करेगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः पी क्यू के बराबर क्या हो सकता है? अतः पी क्यू बराबर क्या हो सकता है? पी क्यू बताइए क्या हो सकता है? 2 गुणा पी बी नहीं हो सकता क्या? 2 गुणा पी बी, क्योंकि ये और ये माप अगर समान होता है तो दोनों क्या होते हैं? 2 से गुणा करके हम उसको लिख सकते हैं। तो पी बी का मान हम निकाल चुके हैं। पी बी का मान कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अर्थात अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इसका तात्पर्य आप क्या बता सकते हो? इसका तात्पर्य है कि ये जो पी क्यू है वो वृत्त 2 की क्या है? वृत्त 2 का व्यास है। अतः हम कह सकते हैं कि पी क्यू वृत्त नंबर 2 का, यानी बी केंद्र वाले वृत्त 2 का व्यास है। अतः पी क्यू बी केंद्र वाले वृत्त 2 का व्यास है। व्यास क्यों है? क्योंकि ये केंद्र से होते हुए जा रही है और 6 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इधर। तो ये छोटे वृत्त जो बी केंद्र वाला है और वृत्त नंबर 2 हमने नाम दिया है, ये पी क्यू क्या है? बी केंद्र वाले वृत्त नंबर 2 का क्या है? व्यास है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें, मतलब एक दूसरे को काटें, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड मतलब हिस्से या भाग या टुकड़े बोल सकते हो। एक जीवा के हिस्से जो होते हैं, अलग अलग हिस्से, वो दूसरी जीवा के संगत हिस्सों के या संगत खंडों के बराबर है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? कोई एक वृत्त है, इस पर बना लेना है बिना किसी त्रिज्या के माप के। एक सीधा हम यहाँ पे वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त में हम 2
जीवाएं खींचेंगे। ये वृत्त जो बना है ये ओ केंद्र का कोई वृत्त हम मानेंगे इसको, ओ केंद्र का कोई वृत्त होगा और ओ केंद्र के वृत्त में यहाँ इसका ओ बिंदु है। यहाँ पे दो समान माप की जीवाएं, अब समान माप का मतलब है कि ये कितनी भी हो सकती है। हमने प्रकार को मान लीजिए कि इतने माप की जीवाएं ले रहे हैं, तो यहाँ दो समान माप की जीवाओं को जैसे एक बार खोल लिया प्रकार को उतना ही खोलना है। एक यहाँ से एक जीवा काटते हैं, जितना प्रकार खुला है उतना यहाँ तक, तो ये अपनी पहली जीवा हो गई इस बिंदु से इस बिंदु पर। इस जीवा का नाम हम दे सकते हैं ए बी, ये ए से बी तक की जीवा है। अब हम इसमें समान ही माप की यहाँ से अगर एक जीवा खींचना चाहे, सी बिंदु अगर यहाँ ले लेते हैं और सी से डी बिंदु तक अगर जीवा खींचना चाहे, तो जितना अपना प्रकार है उतना ही हम चाप काटेंगे और यहाँ इन दोनों को मिलाएंगे, तो जो जीवा प्राप्त होगी वो जीवा सी डी जीवा ए बी के बराबर होगी। ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के, क्योंकि हमने प्रकार को उतना ही इसमें खोला था जितना कि इसमें खोला हुआ है, ये हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करिए। अब ये कह रहे हैं कि इनके संगत खंडों को ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि संगत खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर हो। अब इस जीवा के देखिए यहां से ये बड़ा भाग क्या है, एपी, बड़ा हिस्सा एपी है, तो वो इस सीडी जीवा के बड़े हिस्से मतलब पी डी के बराबर सिद्ध करना है, ये बात सिद्ध करनी है। और दूसरी सिद्ध करनी, इस जीवा का छोटा हिस्सा क्या है, डी पी, वो किसके बराबर है, इसके पी सी के बराबर, इस जीवा का छोटे हिस्से के बराबर, यानी संगत भाग के बराबर होना चाहिए, यानी छोटा हिस्सा छोटे हिस्से के बराबर, बड़ा हिस्सा बड़े हिस्से के बराबर। तो जो बात इस प्रश्न में दी गई है वो तो हमने चित्र में यहाँ पे बना ली। अब और हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना मतलब कुछ और इसमें ऐड करनी पड़ेगी बातें, जिससे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा हल हो पाएगा। देखिए इसमें हमें जो रचना करनी है वो क्या लिखनी है। रचना में हम लिखेंगे कि जीवा एबी पर केंद्र ओ से, ये ओ केंद्र है, केंद्र ओ से ओ एम लंब खींचेंगे, ओ एम लंब खींचा, तथा इसी प्रकार तो जीवा सीडी है ना, जो अपनी जीवा सीडी पर, उस पर केंद्र ओ से ओ एन लंब खींचेंगे, ओ एन लंब खींचेंगे। अब कैसे खींचा जाएगा, देखिए यहां से ये ए बी लाइन पे ये डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे, ये क्या होगा, इसका लंब होगा। और इससे इसका नाम दे देंगे ओ से एम, ये ओ एम क्या है, ए बी पर लंब है। और ओ से एन, इस पे एक लाइन खींचेंगे, ये क्या है, सी डी पे लंब है, ओ से एन, ओ से एन क्या है, सी डी पे लंब है। एक हम काम करेंगे कि ओ को पी से मिलाना है। ओ क्या है वो हमें पता है, ओ है वृत्त का केंद्र, पी क्या है, पी है जीवाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, उन दोनों को हमें मिलाना है। ओ को पी से मिलाया। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो हमने रचना कर ली। अब दिया गया क्या गया है, वो तो ये दिया गया है, एक वृत्त है, उस पर समान जीवाएं हैं, वो आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है, वो इस आकृति में है ही। अब सिद्ध ये करना है कि इस जीवा का बड़ा भाग यानी ए पी, इसके संगत भाग मतलब डी पी के बराबर होना चाहिए, और इस जीवा का छोटा भाग मतलब बी से पी, वो इसके छोटे भाग सी पी के बराबर होनी चाहिए। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ये बात सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें कुछ बातों का अपने प्रमेयों का ध्यान रखना होगा। कैसी प्रमेय, एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि समान जीवों पर
केंद्र से डाला गया लंब समान होता है। किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त की त्रिज्याएं बराबर बराबर माप की होती है, चाहे वो कितनी कहीं पे भी हम इसको खींचे तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये बात लिखेंगे कि अगर ये जीवाएं समान है, ए बी बराबर सी डी अगर दिया गया है, ऐसा दिया है, तो ए बी बट्टा 2 ये किसके बराबर होगा, सी डी बट्टा 2 के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी दो चीजें बराबर होती है तो उसका आधा आधा हिस्सा भी बराबर होता है। अब आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा कौन सा है, ए एम, और इसका आधा हिस्सा है डी एन। क्यों है आधा हिस्सा, क्योंकि जीवा पर केंद्र से लंब है, जीवा पर केंद्र से क्या है, लंब है, और जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो इसका आधा हिस्सा इस तरफ रह गया, आधा हिस्सा इस तरफ रह गया, इसी प्रकार इसमें आधा हिस्सा ये रह गया dn और आधा हिस्सा हो गया cn, ये दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इस पे ये लंब है, ये इस पे लंब है, ये हमने ऐसी रचना की थी। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर कर बताने के बाद अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, MOP त्रिभुज MOP, और त्रिभुज ले लेते हैं एक NOP में, NOP और MOP में देखिए क्या क्या हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें समान जीवाएं हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होगी। पहली बात हम लिखेंगे कि इसमें OP लाइन है ना, इस त्रिभुज में ऊपर वाले में MOP में, इसमें वो इसकी OP इसमें भी OP के बराबर है। OP ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। MOP इस वाले में और NOP इस वाले में, इन दोनों त्रिभुजों में ये समान जीवाएं है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये समान भुजाएं हैं OP। अब जो एक कोण है OMP, इसमें कोण OMP वो इसके ONP के बराबर है, कोण ONP के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये हमने लंब रेखाएं खींची थी, ये लंब है, इस लाइन पे ये लंब है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। और एक बात और हम लिखेंगे कि इसमें जो OM लाइन है ना, वो इसमें ON लाइन के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि समान जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब बराबर होता है, बराबर जीवाओं पर लंब बराबर होता है, बराबर जीवाओं के लंब, बराबर जीवाओं के लंब, बराबर जीवाओं के लंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या क्या बताया, एक हमने राइट एंगल बता दिया, ये समकोण बता दिया, एक इसका समकोण इसके समकोण के बराबर है, एक समकोण के सामने वाली भुजा, इसकी इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा OP, इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा OP के बराबर बता दी। तो एक अगर हमने समकोण बता दिया राइट एंगल, एक हमने समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण बता दी हाइपोटेन्यूस, और एक एक्स्ट्रा भुजा बता दी एस साइड बता दी। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ना, वो RHS सर्वांग क्षमता से सर्वांगक्षम हो जाएंगे, सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांगक्षम त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, जो त्रिभुज MOP है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज NOP के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों सर्वांगक्षम है
तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बाय सीपीसीटी रूल लगाएंगे, सीपीसीटी रूल, बाय सीपीसीटी रूल यानी सीपीसीटी नियम से इसमें जो एम एन भुजा है ना, सॉरी एन पी भुजा, वो इसकी एन पी भुजा के बराबर होगी। एम पी किसके बराबर होगी, एन पी के बराबर होगी। संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं सीपीसीटी नियम से। ये हम पीछे की प्रश्नावली में यहां तक हम बातें करते आए हैं। अब देखिए, अब बात समझिए, हमें क्या करना है। ये एक नंबर बात ये थी कि ए एम बराबर डी एन है, ए एम बराबर डी एन, ये एक नंबर बात यहां है। और 2 नंबर बात हम यहां दे देते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 में क्या लिखा था कि ए एम के बराबर ये डी एन है, ए एम के बराबर डी एन है। क्यों? क्योंकि बराबर जीवाओं पर जो केंद्र से डाले गए लंब है वो जीवाओं को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। ये जीवाएं बराबर है, इसको आधा इधर किया आधा इधर किया तो ये इसके आधे आधे भी हिस्से बराबर हो जाएंगे। तो 1 व 2 से देखिए ए एम प्लस इसका इस वाला हिस्सा ए एम प्लस इसका एम पी, ए एम प्लस एम पी किसके बराबर हो जाएगा, डी एन प्लस एन पी के बराबर हो जाएगा। ए एम प्लस एम पी क्या है, ए एम प्लस एम पी क्या है, ए पी है। ए पी किसके बराबर हो जाएगा, डी एन प्लस एन पी क्या है, डी पी है, डी पी। 1 नंबर बात तो हमने ये यहां सिद्ध कर दी कि संगत हिस्सा बड़ा हिस्सा बड़े हिस्से के बराबर, एपी इज इक्वल टू डीपी, एपी इज इक्वल टू डीपी यहां पे सिद्ध कर दिया। अब देखिए यहां अब दूसरी बात यहां लिख दें, चूंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि एपी और नहीं, एपी और सीडी दोनों क्या है, बराबर है, एपी बराबर सीडी है। अब इसमें से ये अगर उत्तर वाली बात करें, ये दोनों राशियां बराबर है, तो अगर एबी और सीडी दोनों बराबर है और उसमें से बराबर बराबर हिस्से घटा दें, बराबरों में से बराबर जोड़े जाते हैं तो बराबर होते हैं, बराबरों में से बराबर घटाए जाते हैं तो बराबर होते हैं। ऐसा हमने समीकरण वाली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था। तो ये दोनों बराबर है, तो इसमें से अगर एबी में से अगर हम एपी घटाएं और सीडी में से अगर हम डीपी घटाएं तो दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि एपी और डीपी भी दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, इसमें से ये और ये दोनों बराबर है, तो बराबर में से ये घटा दिया उतनी ही थी, उसमें से ये समान राशि घटा दी तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एपी में से अब एपी घटाया तो बचा क्या, क्या बचेगा, एबी में से एपी घटाने से बीपी बचेगा, बीपी, वो बीपी किसके बराबर हो जाएगा, इस सीडी में से ये अगर डीपी घटा लेते हैं तो सीपी बचेगा ना, सीपी बचेगा। यानी कहने का मतलब ये था, यहां इस प्रश्न में पूछा गया था कि इस बड़े त्रिभुज ये जीवा की जो छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो इस जीवा के बड़े हिस्से के बराबर होना चाहिए, यानी एपी इज इक्वल टू डीपी होना चाहिए। तो एपी इज इक्वल टू डीपी हो गया, और छोटा हिस्सा यानी इसका जो बीपी है वो इस सीपी के बराबर होना चाहिए, बीपी इज इक्वल टू सीपी हो गया। ये 2 संगत भाग थे, 2 हिस्से हो रहे थे और दोनों हिस्सों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हल करके बता दिया है। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। यहाँ पे अब से पहले की जो बातें हमने की है इस प्रश्नावली में, जैसे चाहे वो सर्वांग क्षमता नियम से संबंधित हो, बराबरों में से बराबर घटाने पर बराबर होते हैं, और इस प्रश्नावली की जो महत्वपूर्ण प्रमेय है वो है, उन सभी बातों का यहाँ पे संलग्न रूप से समावेश किया जा रहा है। क्योंकि प्रश्नावली को क्रमबद्ध देने का रीजन यही होता है कि जो पीछे प्रश्नावली में हमने जो बातें पढ़ ली है वो इन प्रश्नावली में हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने से हमें क्या मिल रहे हैं, इस प्रश्न के, ऐसे प्रश्नों के हमें क्या मिल रहे हैं, उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि बाद में नोट करना है तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया है
कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। समझिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। आकृति कैसे दी गई है कि एक वृत्त में दो समान जीवाएं हैं, तो ये अपना वृत्त है, इसमें समान माप की दो जीवाएं ए बी और सी डी है। तो हमने लिख दिया, क्या दिया गया है कि केंद्र O वाले वृत्त में समान जीवाएं ए बी और सी डी है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही है। जहां पे ये प्रतिच्छेदित कर रही है, अंदर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, वो बिंदु हमने ले लिया, P बिंदु ले लिया। सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु को, इस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इस केंद्र से अगर इस रेखा को मिलाते हैं, ये रचना में हमें लिखना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु P को केंद्र O से मिलाया, ये हम रचना में लिखेंगे इसे। ये तो हमने जो दिया गया वो लिखा है कि कोई O केंद्र वाला वृत्त है जिस पर समान जीवाएं ए बी और सी डी है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, उस बिंदु का P का नाम, उस बिंदु का नाम हमने P ले लिया। अब सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी ये OP लाइन जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से बराबर कोण मतलब ये जो जीवाएं हैं, ये वाली जीवाएं और ये वाले जीवाएं, इन जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब ये कोण जो है ना, यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है कि OP और A है, OPA किसके बराबर सिद्ध करना है, OPD के बराबर सिद्ध करना है, OPD के बराबर सिद्ध करना है। दोनों कोणों को यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक वृत्त बना लिया, O केंद्र ले लिया उसका, O केंद्र वाले वृत्त में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी खींच ली, जीवाओं का नाम दे दिया और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु P ले लिया। अब ये तो प्रश्न में दिया गया था वो लिख लिया। अब हमें लिखनी है रचना। रचना में हम क्या लिख रहे हैं कि जीवा ए बी और सी डी पर, ए बी और सी डी पर केंद्र O से लंब क्रम से OM तथा ON खींचे, यानी ए बी पर तो इस केंद्र से OM लंब खींच दिया और CD पर इस केंद्र से ON लंब खींच दिया। आपको ये नजर आ रहा होगा OM और ON, ये दोनों क्या है, लंब है किस पे, OM तो है AB पर और ON है CD पर। अब देखिए क्या करना है, एक रचना और लिखनी है, वो लिखनी है कि यहां पे हमने वो रचना करी थी, केंद्र O को P से मिलाया है। ये इतना हमने काम किया है रचना में। ये जो दिया गया था वो भी हमने रचना की थी, वृत्त बनाया था, बराबर माप की जीवाएं खींची थी, जीवों का नाम ABCD दिया था, उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पे P नाम दिया है, केंद्र O लिया है। फिर रचना, नई रचना हमने अपनी तरफ से ये की है कि जीवा AB और CD पर दो लंब खींचे, AB पर OM और CD पर ON लंब खींचा है और केंद्र O को जो प्रतिच्छेदन बिंदु P है उससे हमने मिलाया है। अब हमें क्या करना है, अब वो बात लिख देते हैं जो हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो AB और CD के साथ OP लाइन कोण बना रही है, क्या ये कोण बराबर है क्या, यानी यहां पे हमने लिखा ही था कि कोण OPA है, OPA वो कोण बराबर है क्या OPD। OPD बोल दो चाहे OPN बोल दो, एक ही बात है, कोण OPD बोलो चाहे कोण OPN बोलो, एक ही बात। लाइन तो ये कि यही होनी है, N की तरफ जाए चाहे D की तरफ जाए, कोण तो ये का यही होना है। तो इसको OPN बोल सकते हैं और इसको OPN बोल सकते हैं। जो कोण OPA है उसको आप OPA को OPN भी बोल सकते हो, यही कोण आना है। कोण OPM किसके बराबर है, OPN के बराबर है क्या, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें उपपत्ति लिखनी पड़ेगी। उपपत्ति में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे इन दोनों कोणों को अगर बराबर सिद्ध करना है, एक नंबर कोण ले लेते हैं और ये 2 नंबर कोण ले लेते हैं, इन दोनों कोणों को अगर बराबर सिद्ध करना है तो यहाँ पे हमें 2 त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। जो पीछे वाला आपने 2 नंबर का क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही हम यहाँ पे कंसेप्ट कॉपी कर लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। कैसे, देखिए
एक ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ एम पी एंड एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ओ एन पी। आपको नजर आ रहा होगा ओ एन पी, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इस त्रिभुज में ओपी के बराबर इस त्रिभुज में ओपी है, और इस त्रिभुज में ये जो कोण है ना ओ एन पी, कोण ओ एन पी, वो किसके बराबर है? इसके ओ एन पी के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे लंब रेखाएं खींची है। ये हमने यहाँ पे क्या किया है? लंब खींचे हैं। लंब है ये, इस पे ये लंब है और इस पे ये लंब है, तो ओ एन पी किसके बराबर हो जाएगा? कोण ओ एन पी के बराबर। और ये कैसे है? लंब है, लंब है अर्थात ये राइट एंगल है, और ये राइट एंगल के सामने वाली भुजा है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। ये जो ओ एम भुजा है, ओ पी भुजा है, वो इस राइट एंगल के सामने है, इसमें भी इस राइट एंगल के सामने है। एक हम भुजा और बता देते हैं। कौन सी भुजा? इसकी ओ एम लाइन है ना, रेखा है, वो इसकी ओ एन लाइन के बराबर है। क्यों? क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी केंद्र से जो दूरी होती है समान जीवाओं की, वो क्या होती है? बराबर होती है। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, और केंद्र से समदूरस्थ जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि समान जीवाओं के केंद्र से दूरी, समान जीवाओं की केंद्र से दूरी क्या होती है? समान होती है। समान जीवाओं के केंद्र से दूरी समान होती है, और समान दूरी की जीवाएं समान लंबाई की होती है। ये इसका विपरीत भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें एक हमने साइड और बता दी। यहां ध्यान दीजिए, यहां हमने एक राइट एंगल बताया, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस बताई, एक अन्य साइड और बता दी। तो यहां हम सर्वांग क्षमता नियम कौन सा लगाएंगे? आर एच एस, सर्वांग क्षमता नियम से। आर एच एस सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएंगे? ये जो दोनों त्रिभुज है ना अपने ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी, वो सर्वांगक्षम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ओ एन पी के। ओ एन पी। अब ओ एन पी और ओ एन पी कैसे होंगे? वो संगतता के आधार पे आप जरूर इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे ओ एन पी लिखना पड़ेगा, ओ पी एन नहीं लिख सकते। अब देखिए, अब हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी नियम से। अब सीपीसीटी नियम क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ओ पी एम कोण बन रहा है ना, ओ पी एम, ओ से पी, पी से एम, वो ओ पी एन के बराबर होगा। कोण ओ पी एन के बराबर होगा। यहाँ देखिए, ओ से लास्ट में जाओ पी, पी से मध्य में आओ एम, ये जो कोण बन रहा है वो ओ पी एन के बराबर होगा। सीपीसीटी नियम से इन दोनों त्रिभुजों में अगर सर्वांग क्षमता है तो कोण ओ पी एम है वो किसके बराबर होगा? कोण ओ पी एन के बराबर होगा। अर्थात हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जो प्रश्न में जो भाषा लिखी है वो हूबहू एक बार अगर यहाँ लिख दें तो इसमें बहुत प्रभावशीलता आ जाएगी प्रश्न में। कैसे लिखेंगे कि यदि वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ऐसा हम यहाँ पे लिख के भी बता सकते हैं। तो ऐसे अगर आप ऐसे लिख के बताएंगे तो उत्तर की जो प्रभावशीलता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप बाद में उतारना चाहते हो तो। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से दिया गया है। यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों यानी एक ही केंद्र वाले वृत्त जो है, ये दो वृत्त है, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, सकेंद्री वृत्तों को यानी इन दोनों वृत्तों को एक रेखा दो वृत्तों को जिनका केंद्र O है, जो वृत्त है दोनों उनका केंद्र क्या है? O है।
उनको वो रेखा ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। आकृति 9.12 आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ जो बातें दी गई है वो तो इस प्रश्न में बनाई हुई है, तो वो हमें लिखनी नहीं है कि क्या दिया गया है, हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। अब रचना में हम क्या लिखेंगे कि दोनों जो रेखा ए बी पर हम क्या कर देंगे, रचना में एक छोटी सी रचना हम ऐसे लिखेंगे कि रेखा ए बी पर केंद्र ओ से लंब खींच देंगे, लंब ओ एम खींचा। इतना काम हम इस रचना में कर देंगे कि ये जो ए बी लाइन है इस पर ओ से हम क्या कर देंगे, एक लंब खींच देंगे 90 डिग्री बनाने वाला, दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगा, समकोण बनाएगा दोनों तरफ। अब देखिए अगर ये हमने लंब खींच दिया तो हम एक यहाँ पे प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। एक अपनी प्रमेय है, क्या प्रमेय है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने 9.3 प्रमेय वहां पे पढ़ी थी, आपको याद होगा कि एक, तो वो प्रमेय हम यहाँ पे लिख देंगे। और एक काम और हम कर लेते हैं कि ये जो छोटा वृत्त है इसको हम वृत्त 1 मान लेते हैं, वृत्त 1, और जो बड़ा वृत्त है इसको हम वृत्त 2 मान लेते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो छोटा न लिखना पड़े वृत्त 1 मान लेंगे, और बड़ा न लिखना पड़े उसके लिए वृत्त हम 2 लिख देंगे। तो इस प्रमेय के माध्यम से, जैसे एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसमें जो छोटा वृत्त 1 है, ये छोटा वृत्त, इसमें जीवा BC पर O से लंब OM है। छोटे वृत्त 1 में जीवा BC पर केंद्र O से लंब OM है, तथा बड़े वृत्त 2 में, जो वृत्त 2 नंबर हमने नाम दिए, बड़े वृत्त 2 में जीवा क्या है, AD पर केंद्र O से लंब क्या है, OM है। दोनों में ही केंद्र से जो लंब आ रहा है उसका नाम OM ही है। अब देखिए अतः इस प्रमेय और इन लंब के माध्यम से वृत्त 1 में या बड़े वृत्त 2 में ले सकते हैं, वृत्त 1 ले लो या वृत्त 2 में क्या है कि ये जो AM है ना वो किसके बराबर होगी, DM के बराबर होगी। AM किसके बराबर होगी, DM के बराबर। ये अपने समीकरण नंबर 1 होगी। तथा छोटे वृत्त 1 में, छोटे वृत्त 1 में जो BM है ना, BM वो किसके बराबर होगी, इसके CM के बराबर होगी। ये दो बातें हम इन दोनों तथ्यगत बातों से हम लिख पा रहे हैं कि अगर वृत्त की जीवा पर केंद्र से लंब डाला गया है तो उस जीवा को समद्विभाजित करेगा। तथा दूसरी बात हम ये लिख रहे हैं कि छोटे वृत्त में जीवा BC पर लंब OM है तथा बड़े वृत्त में जीवा AD पर लंब OM है। तो अगर OM है और समद्विभाजित करती है तो ये जो इधर वाला बच गया AM बड़े वृत्त में वो DM के बराबर होगा, और छोटे वृत्त में जो BM बच गया वो CM के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बातों को, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाते हैं। EQ लिख रहे हैं इक्वेशन का चिन्ह, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये सामने समीकरण वाली परिभाषा में प्रश्नावली में पढ़ा था कि बराबरों में से बराबर घटाने पर बराबर आते हैं, बराबरों में से बराबर जोड़ने पर बराबर आते हैं। तो यहाँ ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इस बराबर में से ये घटा देंगे, इस बराबर में से ये घटा देंगे, तो क्या AM 1 नंबर समीकरण में क्या है, AM में से घटाएंगे हम BM, एंड बराबर में क्या आएगा, DM में से घटाएंगे CM, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए AM कहाँ है, इसमें देखो AM कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये इतना बड़ा AM है, यहाँ A से लेकर M। इसमें से अगर हम BM घटा दें, इसको कम कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, AB बचेगा। क्या बचेगा, AB।
बराबर डी एम कहाँ है, ये यहां से यहां तक ये डी एम है, ये पूरा डी एम है। इसमें से अगर हम सी एम घटा दें, सी एम मतलब ये इतना 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 कम कर देते हैं, तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास ये सी डी बचेगा। क्या बचेगा, सी डी। जो हमें सिद्ध करने वाली बात थी वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगर इसमें पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है, और हमारे प्रश्न के उत्तर में भी ए बी बराबर सी डी आ गया, तो हम इसको उत्तर बता सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाद में नोट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन को हमें समझना है, फिर उस जो आकृति है वो किस प्रकार से बनाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, कोई पार्क है, इसे बड़ा पार्क है, इस पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त ऐसे बना हुआ है, ये जैसे ऐसे रेड आकृति में हमने बना रखा है वैसे। इस वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच दूरी 6 मीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। इसमें कहा गया है कि कोई बाग है, पार्क है, उसमें एक वृत्ताकार से वृत्त बना हुआ है, इस पर 3 लड़कियां खड़ी है, रेशमा, सलमा और मनदीप। इसको हमने आर एस एम ले लिया, रेशमा के लिए आर, सलमा के लिए एस और मनदीप के लिए एम। इनके बीच कितनी दूरी है, 6 मीटर है। रेशमा और सलमा के बीच कितनी दूरी है, 6 मीटर। सलमा और मनदीप के बीच भी 6 मीटर है। और ये जो पार्क बना हुआ है ये 5 मीटर त्रिज्या का है। ये जो वृत्त बना है ये 5 मीटर त्रिज्या का है। अब आप बताइए कि इस रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। तो यहां हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया, जो दिया गया उसको हमने गणितीय रूप में ऐसे लिखा है कि ओ केंद्र तथा 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी वृत्त का तात्पर्य जो पार्क में जो वृत्त बना हुआ है पार्क में, उसकी परिधि पर प्रत्येक 6 मीटर की दूरी पर 3 बिंदु लिए हमने। ये वृत्त बनाया था उस पार्क में, 5 मीटर त्रिज्या का बनाया था क्योंकि इसमें 5 मीटर त्रिज्या का दिया गया, और 6 मीटर दूरी पर, इसमें से ये 6 मीटर दूरी पर, इसे ये 6 मीटर दूरी पर 3 बिंदु हमने लिए। आर रेशमा के लिए, एस जहां सलमा खड़ी है वहां पे, और एम जहां मनदीप खड़े हैं वहां पे ये 3 बिंदु लिए हैं। अब हमें इतनी बातें तो इस प्रश्न में जो थी वो यहाँ आकृति भी बना ली हमने, और ये किस प्रकार से, किसके लिए कौन सा बिंदु लिए, क्या वो क्या है, केंद्र है, गोल आकृति जो बनाई है वो क्या है, कितने मीटर त्रिज्या की है, वो हमने बात कर ली। अब हम इस प्रश्न में आर और एम के बीच, इट मीन्स रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस आकृति में कुछ रचना करेंगे, कुछ रचना इस प्रकार से करेंगे ताकि वो आर और एम के बीच की दूरी का पता चल जाए। देखिए हम अभी जो पढ़ रहे हैं वृत्त प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में आई हुई प्रमेयों के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे प्रारंभिक यानी इससे पहले के ज्ञान का उपयोग करते हुए इन प्रकार के प्रश्नों को हल करना होता है। तो इससे पहले हमने जो त्रिभुजों में जो सर्वांग क्षमताएं मान लो, या पाइथागोरस प्रमेय मान लो, या फिर उनके समकोण त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल के सूत्र है उनके बारे में, या त्रिभुजों के सीधे क्षेत्रफल है उनके बारे में जो अध्ययन किया है, उन बातों का हम इसमें उपयोग करेंगे, तब जाकर ये प्रश्न हल हो पाएगा। तो देखिए अब इसमें हम रचना क्या करेंगे, क्या इसमें कुछ जोड़ेंगे। हम सबसे पहले रचना में क्या करेंगे कि इन आर एस और एम को ओ से मिलाएंगे। केंद्र ओ से आर एस एम को मिलाया। एक रचना तो हमने ये करी है कि इस ओ को आर से, एस से तथा एम से
मिलाना है। ठीक है। 2 नंबर बात हमें एक रचना और करनी है, वो क्या करनी है कि R और M को मिलाना है। R और M को मिलाया। अब ये क्यों मिलाया, क्योंकि ये तो दूरी ज्ञात करनी है ना, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो R और M को मिलाना है हमें। अब देखिए तीसरी एक रचना और करनी है हमें, वो ये करनी है कि जीवा जो अपनी RS है, जीवा RS पर केंद्र से OM लंब खींचेंगे। ये जीवा है ना अपनी RS, ये जो लंब होगा उस जीवा को आधा करेगा। ये हमें पता है, ये हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उस जीवा को आधा समद्विभाजित कर देता है, आधा कर देता है। अब देखिए इन बातों का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए अब हमें सिद्ध करना है, वो बात लिख देते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, सिद्ध कुछ नहीं करना है, इसमें ज्ञात करना है RM की लंबाई मान लो या RM की दूरी मान लो, RM का माप ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए हमने जो लंब डाला है वो क्या डाला है, OM डाला है, OM डाला है। और जहां पे ये OS तथा RM प्रतिच्छेदित हो रहा है, इसको हम P बिंदु मान लेते हैं। OS तथा RM जिनको मिलाया था हमने, यहाँ पे प्रतिच्छेदन जो हो रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, P बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए अब हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, ORM त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ORM कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। क्यों है, क्योंकि हमने इस जीवा पर ये लंब डाला है, और ये लंब डालने से क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये RS की आधी हो गई। RS कितनी थी, 6 थी, तो 3 मीटर इधर रह गई, 3 मीटर इधर रह गई, यानी R से M की दूरी 3 मीटर है, M से S की दूरी 3 मीटर है। यहां से O से S की दूरी कितनी है, 5 मीटर। क्यों है, क्योंकि ये इस वृत्त की 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर ही रहती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है। अब ये अगर समकोण है ORM, तो इसमें हम क्या करेंगे, O से M की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। O से M की दूरी, OM क्या है, OM की दूरी देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में जो एक भुजा आ रही है, वो भुजा किस रूप की आ रही है, कर्ण के रूप की आ रही है। कौन सी, इस त्रिभुज की हम अब बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। ध्यान देना, इस त्रिभुज में हम अगर बात करें तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे लंब है, और ये दूरी 3 है, क्योंकि जीवा को केंद्र से डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। तो ये पूरी 6 थी, तो ये 3 रह गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में, ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर ये OM दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो OM दूरी का मान कितना होगा, इस OR स्क्वायर यानी जो कर्ण के रूप में आई है, 90 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा कर्ण का, माइनस इसमें हो जाएगा RM का स्क्वायर, यानी इस भुजा का मान कर्ण की भुजा के स्क्वायर माइनस इसकी भुजा के स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होगा, अंडर रूट के बराबर होगा। तो OM का मान कितना आ जाएगा, देखते हैं कि OR का स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर, इसका 3 स्क्वायर, यहां घटेगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो OM का मान कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 - 9, अर्थात इसका
जो स्क्वायर आएगा ओ एम का जो मान आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट का 16 बराबर 4 मीटर। ओ एम का माप कितना आ गया 4 मीटर। अब ध्यान दीजिए, अब एक विशेष बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। ओ एम का माप हमारे पास कितना आ गया 4 मीटर आ गया। अब क्या करना है, यहां से इस त्रिभुज को हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो पूरा त्रिभुज अब बन रहा है ना, 3 भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज, उस त्रिभुज की हम बात करते हैं। इस त्रिभुज में क्या क्या है देखिए, ओ आर एस त्रिभुज है, ओ आर एस त्रिभुज। त्रिभुज ओ आर एस की हम अब बात करेंगे। त्रिभुज ओ आर एस में देखिए, कोई भी त्रिभुज होता है उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ओ आर एस का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार गुणा ऊंचाई, अब देखिए इसमें हम 2 प्रकार से आधार और ऊंचाई को हल करेंगे। ध्यान देना कैसे, यहां ये त्रिभुज जब जब इसका आधार आर एस हो तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 4 मीटर, ओ एम हो जाती है। और जब इसका आधार ये ओ एस हो तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, ये वाली ऊंचाई हो जाती है। तो इसमें हम एक बार आधार ये लेंगे तो ऊंचाई इसकी संगत ये हो जाएगी, एक बार आधार ओ एस लेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई आर पी हो जाएगी। इस माध्यम से हम इसके दोनों प्रकार के क्षेत्रफल के सूत्रों को हम बराबर रखेंगे। दोनों प्रकार के क्षेत्रफलों को, जैसे आधार बदलेंगे सिर्फ ऊंचाई उसकी संगत बदल जाएगी, और मान तो क्षेत्रफल आना तो दोनों ही तरीके से सेम ही है, तो हम दोनों तरीके से उनको बराबर रखेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए जब आधार इसका ओ एस लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणा आर एस आधार इंटू ओ एम ऊंचाई इसकी हो जाएगी। अब जब आधार इसका ये लिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 ओ एस उसका आधार गुणा आर पी इसकी ऊंचाई, आर पी मान लो या पी आर मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये दोनों तरीके से क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल तो सेम टू सेम रहना है। उससे क्या हो जाएगा देखो, अब हमें यहां पे जो मान हमें उपलब्ध है वो मान हम यहां लिख देते हैं। ध्यान दीजिए ये भी इस यहां बनने वाला कोण समकोण ही है। क्यों, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है ना, कौन सा चतुर्भुज, आर ओ आर एस एम, ओ आर एस एम क्या है, पतंग है। और पतंग क्यों है, क्योंकि आसन भुजाओं के 2 युग्म, जैसे ये 5 6 का एक युग्म है, ये भी 5 6 का एक युग्म है, 5 और मिल रही है 6, 5 6 का एक युग्म, और यहाँ पे भी 5 6 का एक युग्म, यानी आसन भुजाओं के 2 युग्म बराबर हुए। तो ये कैसा चतुर्भुज हुआ, पतंग चतुर्भुज हुआ। और पतंग के विकर्ण क्या करते हैं, पतंग के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। पतंग के विकर्ण लंब होते हैं, लंब भी होते हैं समद्विभाजित भी होते हैं। तो यहाँ पे ये लंबवत दूरी है ये, क्योंकि इस चतुर्भुज की बात करें तो ये इसकी लंबवत हो गई, ये इसकी लंबवत, यहाँ पे सारे कोण 90 डिग्री बनेंगे। ओ आर एस एम चतुर्भुज अगर पतंग होता, पतंग है क्योंकि इसकी आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये लंबवत है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये आधार है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इस आधार और इस ऊंचाई का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इस आधार और इस ऊंचाई का होगा, ये हमने बराबर लिख दिया। तो अब देखो 1/2 गुणा आर एस का मान, आर से एस का मान 6 दिया गया है, इंटू ओ से एम का मान हमने अभी निकाला है 4 मीटर, बराबर किसके होगा, अगर इस आधार और इस ऊंचाई को माने तो ओ एस का मान 5 होना है, क्योंकि ओ एस क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है 5, इंटू आर पी का मान हमें पता नहीं है, पी आर का हमें पता नहीं है। अब 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 इधर जाके कटेगा तो भी कट जाएगा। तो अब ये जो P से R की जो दूरी आएगी ना,
वो कितनी आ जाएगी, ये तो हो गया यहाँ पे 6 गुणा 4 24, और ये 5 जो यहाँ पे गुणा में आ रहा है वो हो जाएगा बट्टा में। तो पी आर की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 24/5। कितनी आ गई, 24/5। अब हमें ज्ञात क्या करना था, आर से एम ज्ञात करना था। आर एम बराबर क्या है, 2 गुणा पी आर है। अब ऐसा क्यों है, देखिए यहां हमने लिखा है कि चतुर्भुज ओ आर एस एम एक चक्रीय, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं, एक पतंग है, क्योंकि आसन भुजाओं के जो युग्म है वो बराबर आ रहे हैं। जैसे 5 6 का एक युग्म आ रहा है, 5 6 का एक युग्म आ रहा है, तो इसके विकर्ण क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित होते हैं, लंब समद्विभाजित होंगे। लंब समद्विभाजित होंगे मतलब लंब होंगे, इसका मतलब तो हमने यहां इसकी ऊंचाई के रूप में मान लिया था आरपी को, और समद्विभाजित हो गया मतलब यहाँ पे ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अगर ये दूरी हम निकाल रहे हैं और इसका हमें पता है, तो हम इसको डबल करने से ये पूरी दूरी आएगी कि नहीं आएगी, पूरी दूरी आ जाएगी। तो आर से एम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 गुणा पी आर। पी आर का मान कितना है, 24/5, 24/5। अब देखिए 24/5, तो अब यहां इसका माप कितना हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी 24 × 2 करेंगे तो 48/5, तो ये 9.6 मीटर हो जाएगी इसमें आर एम की दूरी। आर एम मतलब रेशमा एंड मनदीप के बीच की दूरी। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाद में उतारना है तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ बातों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है जो पहले से हमें पता थी। जैसे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इस रचना के बाद जो ज्ञात करना था वो दूरी ज्ञात करने के बाद महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने 2 प्रकार से निकाला है। तो आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन एक बार इसका आधार आर एस मानकर ऊंचाई ओ ए मानी, उसके बराबर के क्षेत्रफल को आधार इसका ओ एस मानकर ऊंचाई आर पी मानी। तो ये दोनों तरीके से आना तो बराबर, ये बराबर आया। तो हमारे पास जो पी आर का मान जो है वो पी आर का मान उपलब्ध नहीं था, तो वो हमने नहीं लिखा, तो इसके बराबर हमें मान प्राप्त हो गया 24/5। 24/5, तो ये अगर 24/5 है तो ये 24/5 का डबल है, क्योंकि ये पतंग बन रहा है और पतंग के जो विकिरण होते हैं, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, लंब समद्विभाजित करेगी। एक दूसरे को क्या करेगी, लंब समद्विभाजित करेगी। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पारक यानी वृत्ताकार पारक है, एक कॉलोनी में स्थित है। ये पारक हमने बना लिया, ये कॉलोनी में स्थित है, एक यहाँ कॉलोनी बसी हुई इसमें स्थित है, ये पारक है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। यानी 3 लड़के हैं, ये जो पारक बना हुआ है इसकी परिसीमा पर, परिसीमा मतलब परिधि पर, बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना यानी टेलीफोन है, एक खिलौने जैसा टेलीफोन है। आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी अगर इनके बीच दूरी जो है ना वो समान है, ये बराबर दूरी पर है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये इसमें पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो दिया गया है एक वृत्ताकार पारक वो हमने बना लिया, और 3 लड़के हैं उनका हमने ये बिंदुगत स्थितियां दर्शा दी। तो हमने ये किया कि ओ केंद्र वाला 20 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त क्या है, एक वृत्ताकार पारक है, जिस पर समान दूरी पर 3 बिंदु ले लिए हमने। बिंदु क्यों लिए, अंकुर जहां पे खड़ा है वहां पे ए बिंदु ले लिया, अंकुर यहाँ पे है, सेद के लिए एस बिंदु ले लिया तथा डेविड के लिए डी बिंदु ले लिया, और ये पारक के लिए हमने इसकी परिसीमा बना दी जिसका केंद्र हमने
ओ ले लिया। इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज बना है ना ASD, ये क्या है? समान दूरी के कारण समबाहु त्रिभुज है। ASD क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ASD समबाहु त्रिभुज हम ऐसे लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज। ASD के एक शीर्ष से हम क्या करेंगे? शीर्ष D से भुजा AS पर, इसकी सम्मुख भुजा यानी इस D से AS पर एक भुजा AS पर मध्यिका खींचेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? इतना काम करेंगे, मध्यिका खींची। मध्यिका खींचने से क्या होगा? देखिए, मध्यिका खींचने से एक बात हमें पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका रिपीटेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि अगर किसी वृत्त में समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, और उसमें अगर हम मध्यिका खींचते हैं तो वो मध्यिका सम्मुख भुजा के, यानी उस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य में जाके मिलेगी। वो तो मध्यिका की मूल बात होती है कि मध्यिका होती है वो सम्मुख भुजा के मध्य में जाके प्रतिच्छेदित करती है। दूसरी, उस मध्यिका की खासियत होती है कि वो मध्यिका केंद्र से होते हुए जाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो खासियत होती है या पहचान होती है या विशेषता होती है वो ये होती है कि वो मध्यिका आपस में उस शीर्ष तथा केंद्र की दूरी एवं शीर्ष तथा केंद्र की दूरी एवं उस भुजा और केंद्र की दूरी को 2:1 में विभाजित करता है। यानी उस केंद्र से जो शीर्ष की दूरी होगी वो तो होगी 2:, उससे केंद्र से उसकी भुजा की जो दूरी होगी वो होगी 1। तो ये बात आप मौखिकली अगर आपको पता है तो सीधा हम लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ एक बार नोटेड भी कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पे रचना तो इस प्रकार से कर रहे हैं कि D से एक DM एक क्या डाल दिया हमने? मध्यिका डाल दी। ये मध्यिका क्या करेगी? इन दोनों को मध्यिका खींची है। मध्यिका क्या करती है? सम्मुख भुजा को, यानी जिस शीर्ष से मध्यिका डाली जाती है उस शीर्ष की सम्मुख जो भुजा होती है उसको 2 भागों में बांटती है। मध्य का मतलब मध्य में आके मिलती है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि A से M की दूरी है वो किसके बराबर है? बराबर किसकी होगी? SM की दूरी। ये दोनों दूरियां बराबर है क्योंकि ये मध्यिका है। और एक जो हमने बताई है कि समबाहु त्रिभुज जब केंद्र में वृत्त में समबाहु त्रिभुज के से मध्यिका खींची जाती है तो वो केंद्र से होते हुए आती है तथा केंद्र से शीर्ष की दूरी तथा केंद्र से भुजा की दूरी को 2:1 में विभाजित करती है। वो बात हम लिख भी सकते हैं। कैसे? देखिए, तो ये बात जो हमने जो लिखी है वो हमने समझ ली थी कि वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज पर अगर मध्यिका केंद्र से मध्यिका खींचते तो वो केंद्र से होकर गुजरती है तथा सम्मुख भुजा पर लंबवत होती है तथा केंद्र से शीर्ष तथा केंद्र से भुजा के मध्य 2:1 में विभाजित होती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो O से D लाइन है उसके बट्टा में O से M लाइन, OM लाइन, ये 2:1 में विभाजित हो रही है। 2:1 OD/OM, यानी केंद्र से शीर्ष की दूरी और केंद्र से भुजा की दूरी का अनुपात 2:1 है। तो OD का तो हमें पता है। O से D क्या है? इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या कितनी है? 20 मीटर। तो OD की जगह अगर हम 20 मीटर ले तो OM का मान अगर निकालना चाहे तो यहाँ बराबर में 2/1, इस OM को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो OM का मान कितना हो जाएगा? इस 20 के बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी OM का मान कितना है? 10 मीटर। OM का मान कितना है? 10 मीटर। अब आसान हो गया। O से M का मान कितना आ गया? 10 मीटर। और ये कितना है? 20 मीटर। अब हमें क्या करना है? अब वास्तव में हमें क्या करना था? एक दूरी ज्ञात करनी थी। ज्ञात क्या करना था वो हमने लिखा ही नहीं है। ज्ञात तो हमें कोई एक दूरी ज्ञात करनी है। यहां हम लिख देते हैं ज्ञात करना है AS की दूरी। AS की बोल दो, अंकुर या सेद के बीच की दूरी निकाल दो। ये सारी बराबर ही है।
AS की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अब देखो हम यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे यूज कर सकेंगे, हम कौन से त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं, AMO में, त्रिभुज AMO में। AMO में कैसे, A से M की जो ये लाइन है ये मध्यिका लंबवत होती है तथा ये समद्विभाजित करती है, इसका मतलब हम इस AM की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। दो दूरियां हमारे पास है, कौन कौन सी, AM की दूरी ज्ञात हम करना चाहते हैं। ये दूरी कितनी है 20 मीटर, ये 10 मीटर है। तो AMO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए जो कर्ण की जो दूरी होती है, यानी यहां ऐसे लिख सकते हैं हम AM स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, OA का कितना है 20 मीटर का स्क्वायर माइनस ये 10 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 100, 400 माइनस 100। तो AM का मान कितना आ जाएगा 300, जो बचा वो अंडर रूट में, यहाँ स्क्वायर है वो अंडर रूट में चला जाएगा। तो AM का मान हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 3। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो अंडर रूट में 300 है उसको हम लिखेंगे 100 गुणा 3। अब 100 जब अंडर रूट से बाहर निकलता है तो कितना आ जाए 10, और अंडर रूट 3 अंडर रूट में ही रह गया। अब देखिए हमें क्या मिल गया, AM की दूरी ज्ञात हो गई। AM की दूरी हमें ज्ञात नहीं करनी थी, हमें दूरी किसकी ज्ञात करनी थी, AS की दूरी ज्ञात करनी थी। AS बराबर क्या है, AM प्लस AM, यानी ये अगर मध्य में है, ये मध्यिका आके अगर मध्य में मिलती है तो AM की दूरी हमें पता है, तो इसको 2 से गुणा करने से AS की दूरी आ जाएगी 2 गुणा AM। यानी अगर एक चीज का हमें पता होता है और उसका डबल करना होता है, या आधी चीज का पता होना पूरा करना होता है, तो उसको 2 से गुणा करते हैं ना। तो AM इसके बीच में है, M इसके बीच में, तो ये हमें पता है, तो ये पूरी करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो A से S की दूरी, यानी अंकुर और शहद के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, अंकुर और शहद के बीच की दूरी आ जाएगी 2 गुणा AM की दूरी कितनी है 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये आ जाएगी 2 गुणा 10 तो हो जाएगा 20 अंडर रूट का 3 मीटर, अंडर रूट का 3 मीटर। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक फोन की लंबाई कितनी है 10 अंडर रूट 3 मीटर है। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं कि, तो ये लिख लेने के बाद हमारे इस प्रश्न की जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लास्ट क्वेश्चन था तो पूरी हो जाती है। आगे हम इसे अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए ये प्रश्नावली नए सत्र 2023-24 के नए सिलेबस के आधार पर चल रही है। आपने इस क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य भाई बंधु, अगर आपको ऐसा लगता है कि अन्य भाई बंधु के काम आ सकती है तो वहाँ तक इसको शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाद में अगर नोट डाउन करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।